नमस्कार दोस्तों। जोश IAS PCS के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स के श्रृंखला में आज हम लोग प्रतियोगिता दर्पण हिंदी मासिक का जून मंथ का प्रतियोगिता दर्पण आज हम लोग करेंगे। आप यहाँ देख रहे हैं, जून मंथ का हम लोग करेंगे। और इस जून मंथ के इससे पहले हम लोगों ने जुलाई मंथ का कंप्लीट कर लिया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के में आप लोग जाकर के उसे देख सकते हैं। आज हम लोग जून मंथ का जुलाई हो चुका है। जून मंथ के अंतर्गत आज डिटेल्स देखते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। खासतौर पे ये आप जानते हैं कि 170-180 पेज का होता है। और मैं जब करवाता हूँ आपको, तो बहुत कम समय में एक अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है आपकी एक स्मार्ट स्ट्रेटजी के माध्यम से। तो आज हम राष्ट्रीय घटनाक्रम में देखते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है कि असम में हिंसा की समाप्ति के लिए केंद्र, राज्य सरकार व दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ से प्रश्न किस प्रकार बन सकता है। तो एक तो प्रश्न बनेगा फ्रेंड्स कि दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी और दिमासा पीपल्स सुप्रीम काउंसिल का संबंध कहाँ से है, तो असम राज्य से है। ये आपने देख लिया। आप यहाँ देख लीजिए कि वहाँ का मुख्यमंत्री कौन है असम का, हेमंत बिस्व शर्मा। और केंद्रीय गृह मंत्री कौन है, अमित शाह जी। और इन्हीं के बीच में क्या हुआ, नई दिल्ली में हस्ताक्षर हुआ है। ठीक है। और यहाँ देख लीजिए, ये जो है एक प्रकार का विद्रोही संगठन है। ये DNLA जो है एक प्रकार का विद्रोही समूह है, जो मुख्यतः असम और दीमा हसाओ जिले कहाँ होता है, कहाँ पड़ता है, ये असम में पड़ता है। ठीक है, सक्रिय है। आगे चलते हैं। आपको इसी तरीके से कम समय में पूर्ण रूपेण जो है एक जो एग्जाम में पूछा जाएगा, इस तरीके से हम लोग कर लेते हैं। आगे देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा समझौता संपन्न। तो असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में सीमा समझौता जो किया गया है, वो कौन किन किन लोगों के द्वारा हस्ताक्षर किया गया है, सबसे पहले वो हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात जान लीजिए कि यह हस्ताक्षर कितनी तारीख को किया गया है, 20 अप्रैल 2023 को किया गया है। ठीक है। और यहाँ देखिए कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू ने केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की उपस्थिति में, यहाँ क्या लिखा हुआ है, उपस्थिति में नई दिल्ली में 20 अप्रैल को समझौता पर ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। आपने देख लिया। बस यही चीज को जानने की जरूरत है। एक बार BPSC ने इस टाइप से क्वेश्चन पूछा भी था कि 67th BPSC के एग्जाम में कि किन किन लोगों ने हस्ताक्षर किया था। तो वहां पर केंद्रीय गृह मंत्री का हस्ताक्षर नहीं हुआ था, बल्कि उपस्थिति थी उनकी। तो यहाँ पर आपने देख लिया। इसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, बहुत जल्द एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कर लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखिए कि यहाँ आम आदमी पार्टी को अब राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा दे दिया गया है। ठीक है, आम आदमी पार्टी, इसके राष्ट्रीय संयोजक का नाम आपको पता होगा, अरविंद केजरीवाल जी हैं। ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है कि दिल्ली, गोवा, पंजाब और गुजरात में आम आदमी पार्टी के चुनावी प्रदर्शन को देखते हुए जो है चुनाव आयोग ने इनको एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया है। साथ ही तृणमूल कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा तो दिया गया था, वो वापस ले लिया गया है। तो इस आधार पर देखें तो कुल राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है, वर्तमान में 6 है। ठीक है। जिसमें आप देख सकते हैं BJP, कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी CPM जिसको कहते हैं, बहुजन समाज पार्टी यानी BSP, और नेशनलिस्ट पीपल्स पार्टी NPP, और आम आदमी पार्टी AAP। आपने देख लिया। आगे चलते हैं। आगे आप जब देखेंगे तो आपको सबसे जो पॉलिटी के दृष्टिकोण से, अगर मान लिया जाए कि राजनीति शास्त्र के दृष्टिकोण से या पॉलिटी अगर जो आप करते हैं स्टैटिक पार्ट, तो ये इन दोनों चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से गहन अध्ययन कर लेना चाहिए कि कोई भी पार्टी राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता हेतु आवश्यक शर्त क्या है और राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता आवश्यक शर्त क्या है। जब ये जान लेंगे तो आपका करंट में भी क्वेश्चन आएगा तो भी ठीक कर लेंगे, और जब स्टैटिक पार्ट में पूछा जाएगा फिर भी आप ठीक कर लेंगे। ठीक है। आप एक बार पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर लिखा भी है कि संबंधित दल को कम से कम 4 राज्यों में मान्यता प्राप्त होना चाहिए, और पिछले लोकसभा अथवा विधानसभा चुनावों में कम से कम 4 राज्यों में कुल जो पड़े वैध मतों के 6% या अधिक मत प्राप्त हो। लोकसभा में इससे कम से कम 4 सांसद हो। ठीक है। और देख लीजिए 3 अथवा अधिक राज्यों से लोकसभा की कम से कम 2% सीटें प्राप्त हो। यानी ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये UPSC भी क्वेश्चन पूछी है,
मैक्सिमम स्टेट पीसेस के द्वारा ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पता आपसे 69th बीपीएससी में क्वेश्चन ऐसा पूछ ले, तो इसीलिए इन चीज़ों को आप देख लेंगे। जब आप आगे देखते हैं तो आपके पास है कि भारत में बाघ संख्या अब कितना हो गया है, 3167। यानी क्या, 3167 बाघों की कुल संख्या हो गई है पांचवें चक्र के अनुसार। यहाँ देखिए प्रोजेक्ट टाइगर, जिसका 50 वर्ष पूरा हो गया है। तो आपके लिए एक जानना काम करना जरूरी है कि प्रोजेक्ट टाइगर से रिलेटेड जो भी जानकारी है, बेसिक जानकारी से लेकर एडवांस जानकारी आपको कलेक्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि क्या पता क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, 2023 में पूरा हो गया है। मैं इससे संबंधित देखिए मैं आपको जानकारी बता देता हूँ कि किन की चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे हो चुके होने के उपलक्ष्य में स्मरणोत्सव कार्यक्रम मनाया गया है। ठीक है, ये पांचवा चक्र था। ये श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया है। ठीक है, कुल संख्या आप जानते हैं 3167 है। इससे पहले कितना था, 2967 था। आप यहाँ देख सकते हैं कि पांचवा चरण का जो किया गया है यहाँ इस प्रकार से है। साथ ही देखिए कि बाघ संख्या के 2022 के यहाँ आंकड़े अभी अनंतिम है। जो प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे पूर्ण होने के तथा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ये एक नई न्यू चीज है जो आपको जानकारी कलेक्ट कर लेना चाहिए कि शुभारंभ के अवसर पर जारी किया गया है। ठीक है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। अब इस ये क्या है, इसके बारे में हम लोग अभी जानकारी कलेक्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ देख लीजिए कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने बाघों की राज्यवार स्थिति तथा बाघ की अभ्यारण्यों में बाघों की संख्या के लिए 2022 में आंकड़े अभी जारी नहीं किए हैं, यानी इनका अभी जारी होना बाकी है। अब देख लिए कि 1973 में ये प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। ठीक है, ये 75वें वर्ष जो मनाया गया है, बाघों की संख्या 75% भारत में है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारत में कुल विश्व की कितने प्रतिशत बाघ है, तो 75% है। तो आप देखें कि यहाँ पर आपके पास कुछ डेटा है मेरे पास। भारत के सभी 53 टाइगर रिजर्व की सूची है। यानी कि आपका काम क्या है अब कि आप जितने भी टाइगर रिजर्व यहाँ आपको दिख रहा है उसका किस राज्य से संबंध रखता है वो, जैसे मान लिया जाए कार्बेट टाइगर रिजर्व ये किस राज्य में है, उत्तराखंड में है। इसी प्रकार से जितना भी टाइगर रिजर्व है आप इसको क्या करेंगे, पढ़ लेंगे एक बार। जिससे क्या होगा कि जैसे भी अगर मान लिया जाए ज्योग्राफी से क्वेश्चन लोकेशन वाइज आता है, या अगर मान लिया जाए इन्वायरमेंट से क्वेश्चन आता है, तो आप बनाने में सक्षम हो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। नेक्स्ट देखिए इसका 53 नंबर जो है, ये कौन है, रानीपुर टाइगर रिजर्व है। कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस क्या है। जो मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि मैं इसके बारे में डिटेल्स बताऊंगा। ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के अंतर्गत, बिग कैट मतलब बड़े बिल्ली, ये 7 बड़े जंतु आते हैं। कौन कौन है 7 बड़े जंतु, देख लीजिए। बाघ है यानी टाइगर, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर, चीता। ये इन सातों का नाम याद कर लीजिएगा जब आप बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, तो क्योंकि आपको पता है कि वहां पर एक पांचवा ऑप्शन होता है, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे वो हो सकता है कि अगर मान लिया जाए कोई ऐसा नाम दे दे जो आपको ध्यान ना हो, क्योंकि प्यूमा नाम जनरली ध्यान में नहीं रहता है लोगों को। ठीक है, तो आपको ध्यान में रहना चाहिए कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के अंतर्गत 7 में से ये भी एक है। ठीक है, अब देखिए 7 बिग, आपने ये इन चीजों को देख ही लिया है। ठीक है, अब हम आगे आपको बता रहे हैं। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, नामीबिया व दक्षिण अफ्रीका से लाए गए चीतों में से एक एक चीते का निधन हो गया है। एक अन्य मादा ने 4 शावकों को जन्म दिया है। ठीक है, यानी आप जानते होंगे जो नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से जो चीता लाया गया था, उनमें से चीते की मौत हो गई है। ठीक है, निधन हो गया है। और आप सबसे पहले जानकारी के लिए मैं बता दूं आपको, जो चीते लाया गया था और हमारे देश में जिन नेशनल पार्क्स में रखा गया था, वो है कूनो नेशनल पार्क। ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, कूनो नेशनल पार्क। ठीक है, तो आप विकीपीडिया कर लेंगे कूनो नेशनल पार्क को, कि इससे संबंधित जो भी जानकारी आपको कलेक्ट करना चाहिए। कूनो नेशनल पार्क के बगल से कोई नदी जाती हो, ठीक है, इसका लोकेशन आप देख लेंगे कि मध्य प्रदेश में किस साइड में पड़ता है ये। तो यहाँ आपके लिए क्या हो जाएगा, ये जरूरी हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ ये कब किया गया था। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है
कि प्रधानमंत्री यानी लिखा हुआ है कि नामीबिया से जो 17 सितंबर 2022 को श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर लाए गए थे, जो मध्य प्रदेश में स्थित कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया था। ठीक है, तो इन चीज़ों को याद रखना है। बाद में जो है 12 अन्य चीतें 18 फरवरी 2023 को दक्षिण अफ्रीका से लाए गए थे। पहली बार कहाँ से लाया गया था? नामीबिया से, और सेकेंड टाइम लाया गया था दक्षिण अफ्रीका से। ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। और उन्हें भी कूनो नेशनल पार्क में ही छोड़ा गया। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा में नक्सली, तो आपको ये तो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बट ये याद रखना है कि कहाँ पे नक्सली हमला हुआ है? दंतेवाड़ा। और दंतेवाड़ा का संबंध किस राज्य से है? छत्तीसगढ़ से है। ठीक है, आगे देखिए। आगे जब आप देखेंगे तो आपके लिए एक जरूरी है कि घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट हेतु पुरस्कार राशियों की संख्या में यहाँ कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं लगा। बस याद रखना कि बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड होता है। ठीक है, और आपको अगर जानकारी के स्तर पे मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे है कि सत्र 2022-23 के लिए 17 महिला क्रिकेटर बीसीसीआई द्वारा अनुबंधित किया गया है। ये भी मुझे नहीं लगता है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, बस ये याद रखिए कि इन इन जो खिलाड़ी है इसका संबंध क्रिकेट से है। हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना और दीप्ति शर्मा, कुछ ऐसे, क्योंकि अगर मान लिया जाए इस तरह से क्वेश्चन अगर रेलवे एसएससी में पूछा जाता है तो आपको काम आ जाए। ठीक है, आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। अब आता है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के अंतर्गत सबसे पहले जानकारी लेंगे हम लोग चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के 11 स्थलों के तिब्बती भाषा में नामकरण करने के मामले में भारत की कड़ी प्रतिक्रिया की गई है। ठीक है, अब मेन हम देखते हैं कि क्या आखिर यहाँ से किस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है मुझे। तो देख लीजिए, तिब्बत का दक्षिणी भाग, ये जिनका नाम क्या है? चंगनांग। तो ये कहाँ पे पड़ता है? ये भारत के कुछ, इस प्रदेश के कुछ हिस्सों को वह तिब्बत का दक्षिणी भाग बताता है, यानी भारत में ये पड़ता है, बट वो चाइना चीन कहता है कि ये तिब्बत का भाग है। ठीक है, इसी को लेकर के जो है विवाद है। यहाँ देख लीजिए, चीन के इस कदम के प्रति जो है कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई है भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची द्वारा। उसके बाद देख लीजिए, यहाँ है भारत व चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की वार्ता 18वां दौर संपन्न हो गया है। ये तो जानते हैं कि चलते रहता है। हाँ, बट एक यहाँ पर महत्वपूर्ण बात ये है, बीपीएससी करंट में एक बार पूछा हुआ था कि भारत चीन के बीच में जो हिंसात्मक झड़प हुआ था लद्दाख में, वो कब हुआ था? तो यहाँ पर देखिए लिखा भी है जून 2022 में हुआ था। ठीक है, तो वहाँ पर ऑप्शन में जून भी था और दिसंबर भी था। तो जिन लोगों ने जून मारा होगा उनका सही हो गया होगा। तो इन चीज़ों को क्या कीजिएगा, वहाँ पर डेट भी पूछने का पैटर्न है। तो जून 2022 में और डेट पूछा जाता है। ये देख लीजिए, पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में हुआ था, जो गालवन घाटी जिनका नाम दिया गया था। ठीक है, और झगड़ा का विषय जानते हैं, वास्तविक नियंत्रण रेखा, यानी एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल की बात होती है, ये एलएसी। ठीक है, और यहाँ पर एक और क्षेत्र है जो खासतौर पे लोकेशन वाइज के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज्योग्राफी से क्वेश्चन बन सकता है। चुशुल मोल्दो। चुशुल मोल्दो कहाँ पड़ता है? लद्दाख सेक्टर में ही पड़ता है। आगे यदि आप देखें तो आपको एक पॉइंट्स और पता चलेगा कि जो यहाँ चुशुल मोल्दो के बारे में मैंने बता दिया है। देप्सांग, ये देप्सांग के मैदान देमचौक, दो चीज आपने देखा, देप्सांग और देमचौक। तो ये दोनों जगह कहाँ पड़ता है? ये आपको एलएसी यानी लद्दाख में ही पड़ता है, एलएसी के आसपास। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपने देख लिया। अब देखिए यहाँ पर जर्मनी ने अपने अंतिम 3 परमाणु संयंत्र भी बंद कर दिए हैं। यानी जर्मनी परमाणु निशस्त्रीकरण की ओर आगे बढ़ रहा है। वो परमाणु जो संयंत्र लगाया हुआ था उसको बंद कर रहा है। ठीक है, क्योंकि उसका मानना है जो 2011 में जो जापान की फुकुशिमा दुर्घटना के कारण हवा में जो विकिरण फैल गया था, इससे पूरा विश्व प्रभावित हुआ था। तो जर्मनी इस आधार पर कह रहा है कि मैं अपने यहाँ परमाणु संयंत्र को क्या कर रहा हूँ? बंद कर रहा हूँ। तो बस अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए कि हाल ही में किन देशों के द्वारा जो है परमाणु संयंत्र बंद किए जा रहे हैं, तो आप बताने में सक्षम रहे कि जर्मनी के द्वारा। ठीक है, और यहाँ देख लीजिए कि जर्मनी ने एक और चीज़ है कि दूसरी ओर जर्मनी 2035 तक खुद को पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा पर शिफ्ट करना चाह रहा है। क्या चाह रहा है? 2035 तक। ये एक फैक्ट्स है, आप इसको क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, आप देखिए नेक्स्ट में, तो भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामयागल वांगचुक की भारत यात्रा। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आता है तो बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि फलाने जो है कंट्री का नरेश कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, तो इस टाइप से पूछा जाता है, तो याद रख लीजिए। ठीक है, इनका जो यात्रा हुआ था अप्रैल में हुआ था 2023 में। और भूटानी प्रधानमंत्री लोटे सेरिंग है। क्या नाम है इनका? प्रधानमंत्री का नाम लोटे सेरिंग है।
और इनके नरेश का नाम जिग्मे खेसर नामयांग वांगचुक। आप इस तरह से अगर 2-3 बार बोल लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर फिनलैंड अब नाटो का सदस्य बन गया है। फिनलैंड अब नाटो का क्या हो गया, सदस्य बन गया है। तो यानी कुल नाटो में अब 31 सदस्य हो गए हैं। कितना हो गया, 31 हो गया। ठीक है, नाटो का फुल फॉर्म देख लीजिए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, जिनका अगर महासचिव का नाम क्या है, जेम्स स्टोलेनबर्ग। क्या नाम है, जेम्स स्टोलेनटेनबर्ग। ठीक है, अब हम आपको इसके बारे में बता दें कि नाटो में किसी भी देश के एक नए सदस्य के रूप में शामिल करने के लिए यह जरूरी है कि संगठन के किसी भी सदस्य को इस पर आपत्ति ना हो। ये बेसिक क्राइटेरिया है। अगर मान लीजिए कोई भी देश चाहता है शामिल होना, तो सभी देश उनके सहमति से स्वीकृति प्रदान करनी चाहिए। और ये देख लीजिए यहाँ लिखा हुआ है, आशा है कि स्वीडन भी शीघ्र ही नाटो का सदस्य बन जाएगा। यानी क्या, फिनलैंड बन गया है और स्वीडन भी बन जाएगा। नाटो के बारे में जो बेसिक जानकारी है यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ये नाटो जो है यूरोप और उत्तरी अमेरिका देशों का एक राजनीतिक व सैन्य गठबंधन है। ठीक है, तो इस तरह से आपको पता रहना चाहिए कि इसका स्थापना 4 अप्रैल को 1949 को हुआ था। इसका मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। ठीक है, जो बीपीएससी एक बार रिसेंट में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि नाटो का जो है मुख्यालय कहाँ पड़ता है, तो बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। ठीक है, और जानकारी के स्तर पे और आप कलेक्ट करें तो आपने देख ही लिया है कि कुल 31 सदस्य है फिनलैंड के ज्वाइन होने से। यहाँ पर देख लीजिए भूटान के जो प्रधानमंत्री है नरेश है, ये यहाँ प्रधानमंत्री जी से मिल रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि गृह युद्ध के कारण जो है सूडान आग में झुलस गया है। यानी क्या, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि सूडान में गृह युद्ध चालू है। ठीक है, विगत 4 वर्षों में 2 बार सैन्य तख्तापलट झेल चुका है सूडान। ये सूडान कहाँ पड़ता है, तो ये अफ्रीकी देश है। वहाँ जो है किसके नेतृत्व में ये सैन्य साझा शासन में भागीदारी हो रही है, ये अब्देल फतह अल बुरहान के नेतृत्व में हो रहा है। ठीक है, तो इन चीज़ों को याद रखना है आपको। आपको और बता दें, नेक्स्ट देखिए, जो जानकारी के स्तर पे अगर सूडान के बारे में कुछ क्वेश्चन आता है तो सूडान का राजधानी कहाँ है, खार्तूम। सूडान का राजधानी कहाँ है, खार्तूम। तो इस बात को याद रखिएगा ज्योग्राफी के नेचर से। और ये देख लीजिए क्या लिखा हुआ है कि ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी का संबंध जो है कहाँ से है, तो ऑपरेशन कावेरी जो है सो खासतौर पे जो भारत के कुछ नागरिक थे सूडान में, उनको जो है लाया गया है। ऑपरेशन कावेरी के तहत अप्रैल 2023 के अंत तक 7 जत्थों में 2185 भारतीयों को सूडान से भारत लाया जा चुका है। तो आपने ये देख लिया, इस ये भी किस पोर्ट का इस्तेमाल किया गया था, तो सूडान का सॉरी जद्दा जो है, जद्दा ये सऊदी अरब में पड़ता है। तो सऊदी अरब का अगर कभी पूछा जाए जद्दा पोर्ट कहाँ है, तो सऊदी अरब में है। अब यहाँ देखिए, संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में हुआ है। कहाँ हुआ है, एससीओ की रक्षा मंत्री स्तर का बैठक नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, एससीओ में कितने सदस्य हैं, आप जानकारी ले लीजिए। एससीओ में कौन कौन सदस्य देश हैं, भारत पाकिस्तान कब सदस्य बना था, अंतिम सदस्य कौन है, ये सारी जानकारी आपको कलेक्ट कर लेना है। ठीक है, स्थान कंट्री का क्या भूमिका इसमें रहता है, भारत की क्या भूमिका है। इससे क्या होगा, यदि मेंस आप लिखेंगे तो मेंस में एससीओ से क्वेश्चन आते रहता है, तो आप आंसर करने में, डिटेल्ड आंसर करने में आपको अच्छा लगेगा, और आपके पास कॉन्सेप्ट भी रहेगा और कंटेंट भी रहेगा। ठीक है, इसका ईरान में जो है सबसे लेटेस्ट कंट्री है। अब आता है आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य। आर्थिक देख लीजिए, आर्थिक में अगर देखें तो मौद्रिक नीति की जो 2020-23 की जो पहली द्वैमासिक समीक्षा रेपो दर प्रकाशित किया गया है, तो ये ज़्यादा मेरे लिए, क्योंकि ये तो फ्लक्चुएट होते रहता है। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जब वन लाइनर आएगा तो मैं करवा दूंगा एसपीडी में, एसपीडी से या एडुटेरिया से, तो आप उसमें उससे क्या कर लेंगे, एक जगह याद कर लेंगे। यहाँ से नेशनल, इंटरनेशनल और कुछ इंपॉर्टेंट जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं साइंस के लिए, इकोनॉमी के लिए, वो जानकारी लेना। खासकर जो प्रतियोगिता दर्पण का बहुत बड़ी भूमिका होती है। यहाँ देख लीजिए, मुद्रास्फीति को जो है, इन्फ्लेशन की दर को 6% से ऊपर बनी हुई है, लेकिन इसका जो टारगेट फिक्स किया गया था, ये टारगेट फिक्स किया था 2 से लेकर के 4 तक, और इन दोनों में ±2 किया गया था। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। और यदि आप देखें फ्रेंड्स, मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि मैं आपको इंपोर्टेंट करवा दूंगा, जिससे आपको सारी जानकारी भी मिल जाए, क्वेश्चन भी आपका बन जाए।
और इतना अनुभव के साथ मैं कह रहा हूँ कि आपका प्रश्न नहीं छूटेगा, क्योंकि मेरा अपना पास करने का व्यक्तिगत अनुभव है कि मैं इसे करके जाता हूँ प्रतियोगिता दर्पण से, और मेरा बहुत आसानी से मैं सही कर लेता हूँ। ठीक है, आप यहाँ देखिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है कि डेप्ट सर्विस रेशियो। तो डेप्ट सर्विस रेशियो का मतलब होता है कि ऋण सेवा अनुपात, मूल और ब्याज की अदायगी का चालू खाते की प्राप्तियों की अनुपात जो है, ये डेप्ट सर्विस रेशियो कहलाता है। अब यहाँ देखिए क्या लिखा है कि 2022-23 के भारत के वस्तुगत निर्यातों में 6% वृद्धि हुई है, और आयात में वृद्धि 16% से अधिक भी है। तो यहाँ जो जानकारी लेना है हमको कि भारत ओवरऑल विदेश व्यापार में जो है, भारत का कुल निर्यात, वस्तुगत निर्यात और सेवाओं के निर्यात में इतना अरब डॉलर रहे हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में इतना प्रतिशत वृद्धि हुआ है। अब यहाँ देख लीजिए, जो क्वेश्चन बीपीएससी और या कोई भी एग्जाम से जो इम्पोर्टेंट वीवीआई है, वो मैं आपको बता दूं कि मार्च 2023 के अंत तक आरबीआई के पास जो फॉरेक्स रिजर्व है 578 अरब डॉलर का जो है, 578 अरब डॉलर के अतिरिक्त विदेशी मुद्रा कोष हो गया है। ठीक है, तो ये चीज़ याद कर लीजिएगा। और आप देखिए, यहाँ आपने जो मैं डेटा भी बात किया था वो आपने देख ही लिया है। और यदि हाँ देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि अमेरिका जो है, अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है, चीन दूसरा स्थान पर। आपको याद होगा सबसे पहले व्यापारिक भागीदार कौन था? चीन था, लेकिन अब उसको स्थान को हटा करके अमेरिका बन गया है। तो ये वीवीआई आपके लिए है, क्योंकि इस तरह से बीपीएससी या कोई भी एग्जाम से बहुत क्वेश्चन पूछती है। ठीक है, आप यदि कोई भी चीज़ का एग्जाम की तैयारी करें तो आपको तो पता ही होगा करंट का क्या भूमिका आपके एग्जाम में है। उस अनुसार से आप एक जो ट्रस्टेड करंट अफेयर्स है उसको आप फॉलो करें, और कोई एक से दो करंट अफेयर्स को फॉलो करें, जिससे कि आपका टोटली कवर हो जाएगा। और आपको पता है कि प्रतियोगिता दर्पण एक ट्रस्टेड मैगजीन है, करंट अफेयर्स है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, और कमीशन भी इसको फॉलो करती है। यहाँ देखिए, देश में रक्षा निर्यात अब तक के सबसे उच्चतम स्तर पे पहुँच गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि महिलाओं के लिए जो है, सो नई बचत योजना, जिसका नाम क्या है, ये वीवीआई आपके लिए है, महिला सम्मान बचत पत्र। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। इसके लिए जो क्राइटेरिया है, ये केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा 23-24 के बजट में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, इसकी विशेषता क्या है ये आपको मैं बता देता हूँ। हो सकता है कि करंट में अगर इस तरह से पूछे तो आप बताने में सक्षम हो। सबसे पहली विशेषता यह है कि इस योजना के तहत केवल महिलाएं अथवा नाबालिग लड़कियों के नाम से अभिभावक डाकघर अथवा किसी अधिकृत बैंक में खाता खोल सकते हैं। दूसरा विशेषता है, यह निवेश 2 वर्ष की नियत अवधि के लिए, यानी फिक्स डिपॉजिट्स, जो फिक्स जो टेन्योर है किया जाएगा। और यदि कोई अब मान लीजिए आकस्मिक कोई घटना है, तब जाके पहले निकाल सकते हैं। इस योजना का न्यूनतम राशि कितना होगा? 1,000, और अधिकतम कितना होगा? 2 लाख होगा। इस पर ब्याज दर जो मिलेगा, ब्याज जो मिलेगा आपको जमा राशि पर, इंटरेस्ट रेट, ये 7.5% मिलेगा। और यह योजना केवल 2 वर्षों के लिए, कितना है? केवल 2 वर्षों के लिए है। ठीक है, आपने ये भी देख लिया। अब देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि भारत के लिए लॉजिस्टिक निष्पादन में इंडेक्स में सुधार हुआ है। ठीक है, यानी सबसे पहले जानकारी आपको लेना चाहिए कि जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है, यानी लॉजिस्टिक निष्पादन इंडेक्स कौन जारी करता है? ये जारी कौन करता है? विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, और इसमें शीर्ष स्थान पे कौन है? सिंगापुर है, और दूसरा स्थान फिनलैंड का है। अब देखते हैं भारत का क्या स्थान है इस रिपोर्ट में। भारत का स्थान जो है 38वां है। कितना है? भारत को 38वां स्थान प्राप्त हुआ है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में। और ये भी प्राप्त पहले की तुलना में सुधार जो है, इसके पीछे का रीजन आपको मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना, ये पहल जो हुआ है, उसके बाद कई सारा लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस को बहुत फास्ट किया गया है। और जानते ही हैं कि 2022 में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस नीति लागू किया गया था, जिसका उद्देश्य क्या था? परिवहन संबंधी चुनौतियों को समाप्त करना और उत्पादित सामान को अपने गंतव्य तक तेजी से पहुंचाने में मदद करना। ठीक है, आपने ये भी देख लिया है। आगे अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए एक डेटा फैक्ट्स दिया हुआ है, जो आपको जानने के लिए एक पॉइंट वाइज जानने में जरूरी होगा। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 जो वीवीआई आपके लिए है, फर्स्ट स्थान किसका है? सिंगापुर का। सेकंड स्थान फिनलैंड का है, जो आपको मैंने इससे पहले बता दिया है। अंतिम स्थान लीबिया का है, और भारत का स्थान 38वां है, और पॉइंट कितना है? 3.4 है। चलिए हम आगे आपको बताते हैं।
कि भारत 2022-23 के दौरान जो है भारत के 10 प्रमुख निर्यात और आयात के बारे में जिक्र करते हैं। निर्यात में देखिएगा तो जो प्रोडक्ट उत्पाद जो होता है सबसे ज़्यादा होता है इंजीनियरिंग का सामान, यानी इंजीनियरिंग गुड्स होता है। सेकंड नंबर पे पेट्रोलियम उत्पाद है। ये हम लोग उत्पाद क्या करते हैं, निर्यात करते हैं, यानी भेजते हैं। आयात जो हमारे यहाँ होता है पेट्रोलियम और खनिज तेल होता है, क्रूड ऑयल जिसको कहते हैं आप। और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद हम लोग दूसरा नंबर पे लाते हैं। ये देखिए, ये ज़्यादा सबसे महत्वपूर्ण जो फैक्चुअल नेचर के क्वेश्चन में सबसे वीवीआई है कि कोची में देश की पहली वाटर मेट्रो सेवा का शुभारंभ किया गया है। कहाँ किया गया है? कोची में किया गया, देश की पहली वाटर मेट्रो सेवा। ठीक है, वाटर मेट्रो ये कहाँ से कहाँ तक किया गया? हाईकोर्ट वाइपिन से लेकर के वाइटियाला करनाड तक किया गया। ठीक है, यहाँ कोची यानी जो केरला के पास जो कुछ द्वीप है, विलिंगटन हो गया, कुंबल, वाइपिन, इडाकोची, नेट्यूर, वटीला, ये सारे जो द्वीप है इन द्वीपों को जोड़ने की काम करेगा। अरबपति के इस लिस्ट में देखें तो मुकेश अंबानी भारत के सबसे बड़े अमीर हैं। ठीक है, सबसे धनी हैं। प्रथम स्थान अगर बात किया जाए 10 अरबपति में, तो पहला स्थान जो पहले एलन मस्क था, अब क्या हो गया है उनका, अब आ गया है बर्नार्ड एर्नोल्ट, जो फ्रांस के हैं। LVMH कंपनी के जो मालिक हैं बर्नार्ड एर्नोल्ट, इनका स्थान फर्स्ट आ गया, तो एक बार याद कर लीजिएगा। और मुकेश अंबानी का नाम आप देख ही रहे हैं, जो विविध रिलायंस कंपनी का मालिक है, 9वां स्थान पे है। भारत में अगर देखें तो दूसरा स्थान पे गौतम अडानी है और पहला स्थान पे मुकेश अंबानी है। ठीक है, आगे अगर बढ़ के देखें कि और मेरे लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है जानकारी के स्तर पे, तो यहाँ देख लीजिए, मोबाइल फ़ोन और कंपोनेंट्स के आयात पर ऊंचे कर लगाने के मामले में विश्व व्यापार संगठन WTO ने भारत के प्रतिकूल फैसला सुनाया है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि भारत को लेकर के WTO में बराबर कुछ ना कुछ ऐसे समस्या क्रिएट्स होते रहते हैं। ठीक है, तो और जब आप मेंस की तैयारी करेंगे तो आपको और कुछ जानने को मौका मिलेगा कि WTO से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस पूछा जाता है BPSC में। जैसे 64th में डायरेक्ट WTO से, 64th के मेंस में WTO से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ देख लीजिए, संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट के द्वारा जो है एक भारत अब विश्व की में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश हो गया है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितना हो गया है, तो ये आपको जानकारी के स्तर पे कलेक्ट कर लेना चाहिए। मैं आपको बता, सबसे पहले कौन जारी करता है, तो यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड है, UNPF, ताज़ा रिपोर्ट दिया है। ठीक है, भारत अब पहला स्थान पे आ गया है। जनसंख्या जो है कितना हो गया भारत का? 142.86 करोड़ हो गया है। ठीक है, यहाँ देख लीजिए भारत का जनसंख्या कितना हो गया है। ये आपके लिए था, पहला स्थान हो गया भारत का, दूसरा स्थान चीन का हो गया, तीसरा स्थान अमेरिका का हो गया। ये आप जानते हैं कि विश्व बैंक, एशियाई और विकास बैंक और वो IMF में भारत की वृद्धि दर को पूर्वानुमान घटाया है, यानी साउथ एशिया इकोनॉमिक्स फोकस नाम से शीर्षक जारी करके। ठीक है, और देख लीजिए आपके लिए, हाँ, भारतीय रेलवे की जो उपलब्धि की बात किया जाए, क्योंकि रेलवे से जानते हैं कि कई बार जो BPSC ने क्वेश्चन पूछा है, और खासकर स्टेट PCS, कोई भी स्टेट PCS हो या किसी भी राज्य का अगर संबंधित और भी एग्जाम्स हो, उसमें जो सबसे बड़ा मुझे इंपॉर्टेंट लगा इस जानकारी के स्तर पे कि रिकॉर्ड विद्युतीकरण किया गया है, यानी पूरे इलेक्ट्रिक रिकॉर्ड किया गया है। जैसे देखिए, मिशन 100% इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया है। विश्व में सबसे बड़ा हरित रेलवे नेटवर्क, विश्व में सबसे बड़ा हरित रेलवे नेटवर्क का उपलब्धि किसको हासिल हुआ है? ये इंडिया को हुआ है, भारतीय रेलवे को हुआ है। तो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है जानकारी के स्तर पर कलेक्ट करना। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये पार्ट 1 था। पार्ट 1 में मैंने जून का कर लिया है, कहाँ तक, इकोनॉमिक तक सेक्शन तक कर लिया है। पार्ट 2 में हम लोग क्या देखेंगे नेक्स्ट, इससे देखेंगे आगे बढ़ करके नवीनतम सामान्य ज्ञान। इसमें अपॉइंटमेंट्स है और प्राइज़ है, अवार्ड है, कई सारे इंपॉर्टेंट्स है, जहाँ से और इम्पोर्टेंट बढ़ के क्वेश्चन आते हैं, वो आपको पार्ट 2 में करवाएंगे। आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। करंट के स्तर पे मैं आपको प्रतियोगिता दर्पण, स्पीडी, एडुटेरिया और कई सारे ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।